हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामपाल सिंह सैनी आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ द लॉयर्स एडवाइस में। पहले मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अब मैं आपको एक एक सब्जेक्ट वाइज बताने का प्रयास करूँगा, जिससे जो लॉ के स्टूडेंट हैं या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो नए अधिवक्ता अभी न्यायालय में आए हैं, उन लोगों को इससे मदद मिलेगी। इसी क्रम में मैंने आज लिया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता। इसके संबंध में मैं आज आपको बताऊंगा और इसमें मुख्यतः मतलब हम शुरू से लेकर चलेंगे जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो आज सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे यानी सेक्शन 1 एंड 2 मैं आज आपको बताने का प्रयास करूँगा। सेक्शन 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार व प्रारंभ के बारे में इसके बताया जा रहा है। संक्षिप्त नाम इसका है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता 1973। अब सवाल ये उठता है कि लागू कहाँ कहाँ होती है, यानी संपूर्ण भारत में होती है या कुछ भाग ऐसा है जहाँ पर ये लागू नहीं होती। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में ये लागू होती है। इसके अलावा इसके अध्याय 8, 10 व 11 से संबंधित उपबंधों से भिन्न अनुबंध नागालैंड राज्य व असम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होते। इसके अलावा संपूर्ण भारत में ये लागू है। अब सवाल ये उठता है कि ये कब से इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, यानी कब से लागू हुआ। तो ये 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ है। अब इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो है वो पूरा का पूरा सेक्शन डेफिनेशंस पर आधारित है। उसमें डेफिनेशंस दी गई हैं, जैसे बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, चार्ज क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, कंप्लेंट क्या होता है, आदि आदि। इसी क्रम में मैं आपको बता रहा हूं कि बेलेबल ऑफेंस क्या है। बेलेबल ऑफेंस यानी जमानती अपराध, ऐसे अपराध जिन्हें फर्स्ट शेड्यूल में जमानती अपराधों की श्रेणी में रखा गया है, वह जमानती अपराध कहलाते हैं। जमानती अपराधों में क्या होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति पकड़ के मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट उसे तुरंत जमानत दे देगा। जैसे ही उसका जमानत का प्रार्थना पत्र आए तब और ना आए तब वो ऑर्डर शीट पे भी इसके जमानत का आदेश कर सकता है। यानी बेलेबल ऑफेंस जो है किसी व्यक्ति के जमानत लेने का उसमें उसे अधिकार होता है। फिर आते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, यानी अजमानती अपराध क्या होते हैं, ऐसे अपराध जो जमानती अपराधों की श्रेणी में नहीं आते हैं तथा जमानत व्यक्ति का अधिकार ना होकर न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। अर्थात ये न्यायालय का विवेक है कि किस मुकदमे में किस उस जो अभियुक्त है उसे जमानत दी जाए या ना दी जाए, ये न्यायालय का विवेक है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा आरोप यानी चार्ज, इसे कैसे डिफाइन किया गया है। इसके बारे में कहा गया जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हों, आरोप का कोई भी शीर्ष इसमें शामिल होता है। ठीक है, मैं समझता हूँ ये क्लियर हो गया हो। ये छोटी सी डेफिनेशंस है और ये जो डेफिनेशंस हैं ये कई बार जो टिप्पणियाँ लिखने आती हैं उसमें कहा जाता है कि ये आप डिफाइन करिए, तो उसमें ये आप कर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे ऑफेंसेस की कैटेगरीज के बारे में। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, यानी संज्ञेय अपराध, ऐसे अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अनुसार किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ऐसे जो ऑफेंसेस होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ऐसा भी जरूरी नहीं है कि इस प्रकार के ऑफेंस प्रत्येक ऑफेंस में पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति की गिरफ्तारी अवश्य करे, ऐसा कोई निश्चित नहीं। अब तो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया है कि 7 वर्ष तक जिन मुकदमों में सजा का प्राविधान है, जिन सेक्शन में सजा का 7 वर्ष से कम का जिसमें सजा का प्राविधान है, उसमें पुलिस अधिकारी बिना किसी विशेष परिस्थिति के व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगा।
इसके बाद आता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ये ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो जिसमें बिना वारंट के पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अर्थात नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस अधिकारी को ये राइट नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर। इसी उसमें अब आता है परिवाद। परिवाद अर्थात कंप्लेंट। कंप्लेंट की बहुत छोटी सी परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा मौखिक या लिखित कथन जो किसी अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वो परिवाद कहलाता है। अब आपको एक चीज और बताऊं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उसमें पुलिस अधिकारी ने पूरी मतलब तफ्तीश करने के बाद में और चार्जशीट कोर्ट में सबमिट की, तो वो पुलिस अधिकारी भी परिवादी की श्रेणी में आएगा, अर्थात वो परिवाद की तरह वो केस चलेगा। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि प्रारंभ में ये जानना जरूरी है, कोर्ट्स यानी न्यायालय कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के न्यायालय हैं। तो ये बहुत मोटे मोटे स्तर पे मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो आप लोग टेक्स्ट बुक से बहुत अच्छी तरह पढ़ लेंगे, लेकिन मैं मेनली आपको बता रहा हूँ। इसमें जो होती है मैजिस्ट्रेट कोर्ट होती है, जिला एवं सत्र न्यायालय होते हैं, उसके बाद उच्च न्यायालय और फिर उच्चतम न्यायालय होता है। मैजिस्ट्रेट न्यायालय में जो हैं बहुत सारे मैजिस्ट्रेट आते हैं, जैसे मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, एडिशनल ACJM, JM, स्पेशल JM, इस तरह के काफ़ी सारे मैजिस्ट्रेट आते हैं। जिला एवं सत्र न्यायालय के अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उसके अलावा वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से ADJ भी होते हैं, यानी जो DJ के अंडर में आते हैं और DJ उनके यहाँ केसेस ट्रांसफर करते हैं। उसके अलावा उच्च न्यायालय, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक प्रदेश में एक उच्च न्यायालय होता है और उसकी ब्रांच प्रदेश के किसी दूसरे स्थान पर भी हो सकती है। और इसके बाद में उच्चतम न्यायालय, जैसा कि आप सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारा दिल्ली में स्थित है, और इसकी भी ब्रांच हो सकती हैं और हैं हमारे यहाँ। इसके बाद में एक शब्द आता है इंक्वायरी। ये भी वही है कि जो शॉर्ट उसमें लिखने के लिए आता है, यानी टिप्पणी में लिखने के लिए आता है। तो उसमें आप परिभाषा लिखेंगे तो उसमें लिखें मजिस्ट्रेट या न्यायालय के ट्रायल से भिन्न जांचें जो होती हैं वो इंक्वायरी की श्रेणी में आती हैं। यानी वो मजिस्ट्रेट या न्यायालय में ट्रायल वाली जो चीज़ें हैं वो इंक्वायरी में नहीं आती हैं, बल्कि इसके अतिरिक्त जो इंक्वायरी की जाती है, जो जांच की जाती है, वो इंक्वायरी कहलाती है। अब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन क्या है? पुलिस अधिकारी या अन्य किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा साक्ष्य एकत्रित करने की प्रक्रिया को इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, सुना होगा कि धारा 161 के संबंध में आता है कि पुलिस ने धारा 161 के तहत बयान लिखे। तो ये जो है ना, ये सब साक्ष्य एकत्रित करने का तरीका है। 161 में वो बयान लिखता है, वो साक्ष्य होता है। हाँ, एक चीज ये है कि किसी भी कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करने का या कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार नहीं। इसके बाद आता है, जैसे फिर वही टिप्पणी में जैसे लिखने आ सकता है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है। तो उसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसी कार्रवाइयां जिसमें विधिक रूप से साक्ष्य शपथ पर लिया जाता है, वो जो कार्रवाइयां होती है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग के तहत आती है। अब इसके बाद में आता है अपराध क्या होता है, ऑफेंस क्या होता है। ऐसा कोई भी कार्य या कार्यलोक जो उस समय लागू विधि के अनुसार दंडनीय होता है, वो उसे अपराध कहते हैं। अब उसके बाद में एक टर्म आता है, आपने सुना होगा कि पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन के संबंध में आपको पता है कि सरकार पुलिस स्टेशन और चौकियां स्थापित करती है, उसके संबंध में घोषणा करती है। उसके बाद में आता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। जैसा कि नाम से ही मतलब इससे पता चल रहा है कि ऑफिसर इंचार्ज यानी वो उस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है और बाकी लोग उसके अधीन आते हैं। अब इसमें जो थानों की कैटेगरीज हैं उसके आधार से उनका नामकरण किया गया है। जैसे कहीं SHO कहते हैं, कहीं इंस्पेक्टर कहलाता है, कहीं कोतवाल कहलाता है। तो ये है, मान लीजिए अगर कोई ऑफिसर इंचार्ज बीमार हो गया तो उसका कार्य कौन देखेगा? तो ये जो उससे नेक्स्ट वाला जो व्यक्ति होता है, पुलिस ऑफिसर होता है, उसकी अनुपस्थिति में
वो ऑफिसर इंचार्ज के कार्यों को संपादित करेगा। उसके बाद में आता है प्लीडर। न्यायालय में उस समय किसी विधि द्वारा या उनके अधीन किसी विधि व्यवसाय करने के लिए अधिकृत व्यक्ति को प्लीडर कहा जाता है। ये भी मैंने देखा है कि ना टिप्पणी में बहुत आता है कि प्लीडर के संबंध में टिप्पणी लिखी, तो ये बहुत छोटा सा है, इतना लिख सकते हैं। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? धारा 173(2) सीआरपीसी के तहत मैजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट कहलाती है। इसके बाद में हम आ जाते हैं कि प्रेस्क्राइब्ड वर्ड एक आया है कि प्रेस्क्राइब्ड का मतलब क्या है। प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस कोड। इस कोड के तहत जो प्रेस्क्राइब किए गए हैं रूल्स, उसे प्रेस्क्राइब्ड कहते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? ये सेक्शन 24 में प्रावधान किया गया है कि जो पब्लिक के, यानी ये सरकारी वकील समझ लो आप, आसान भाषा में सरकारी वकील ये कहलाते हैं, और ये सेक्शन 24 के तहत इनकी नियुक्ति होती है। अब बाद में बात आती है सम्मन केसेस क्या होते हैं। ऐसा मामला जो किसी अपराध से संबंधित है किंतु वारंट मामला नहीं है, यानी वो वारंट की कैटेगरी में नहीं आता है। ऐसे छोटे छोटे जो केसेस होते हैं वो सम्मन ट्रायल कहलाते हैं। अब वारंट ट्रायल केसेस क्या है? ऐसा मामला जो किसी ऐसे अपराध से संबंधित है जिसमें सजा का प्राविधान अधिक होता है, जैसे मृत्युदंड, आजीवन कारावास। अगर आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो सामान्यतः वे अपराध जिनमें 2 वर्ष से अधिक की सजा का प्राविधान होता है वो वारंट केसेस की श्रेणी में आते हैं। तो ये था सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के बारे में। जो भी सामान्य जानकारी थी वो देने का मैंने प्रयास किया है। आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। और अगला जो अब मेरा वीडियो आएगा वो सेक्शन 3 से आगे की मैं उसमें शुरुआत करूंगा। ये तो केवल एक इंट्रोडक्टरी आप समझ लें कि सीआरपीसी का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो इन सेक्शंस में आया है। अब सेक्शन 3 से हम आगे की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहें।